जय हिंद दोस्तों, सच हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे जीव विज्ञान का प्रश्न और यहाँ पे आप लोग को जीव विज्ञान आज स्टार्ट हो रहा है और यह क्लास 7 होगा। इसके पहले 6 तक अपलोड कर दिया गया है जिसमें भौतिक शास्त्र और रासायनिक शास्त्र को सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अपलोड किया गया है। तो यह वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए। घटना चक्र 2024 के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें आप लोग को मिल जाएगा सभी वीडियो। और यह जो बुक है आप लोग को घटना चक्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बुक, और यह बीपीएससी और बीएसएससी और बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट, यह सभी आप लोग को इसमें क्वेश्चन दिए रहते हैं। यह तो ऑल एग्ज़ाम के लिए ही बहुत ही बेस्ट बुक है, लेकिन आप लोग खास करके बीपीएससी और बीएसएससी और बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसको सभी अच्छे से देख लेना है। और यह आपको 8 बजे प्रतिदिन साइंस का और 10 बजे आप लोग को इतिहास का अपलोड होता है। तो आप लोग फ्रेंड्स प्रतिदिन देखिए। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार आप लोग वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान का प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे सभी जीव विज्ञान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए जीव विज्ञान के यहाँ पे देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हो जाएगा और यहाँ पे जीव विज्ञान की उपशाखाएँ हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू आप लोग को हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आनुवंशिकता और विचरण हो जाएगा। ठीक है, आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है। तो ऑर्निथोलॉजी जो हो जाएगा यह ऑप्शन सी हो जाएगा कि पक्षियों का अध्ययन है। पक्षी विज्ञान को ऑर्निथोलॉजी भी कहते हैं और इसको प्राणी शास्त्र की एक शाखा है और जो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न है और 3 नंबर में है कि पोमोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो पोमोलॉजी जो हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी विज्ञान यहाँ वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें फलों एवं उसके खेती का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी विज्ञान पर शोध एवं अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पोमोलॉजिस्ट कहते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं जैव विकास है। यहाँ पे है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो क्या कारण होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि उत्परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, इसका जीवों में अत्यधिक विविधता का जो कारण है वह उत्परिवर्तन हो जाएगा। इसका डिटेल्स हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए कि वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवाद कहते हैं। ठीक है, नव डार्विनवाद कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है और इस परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। और ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नए जातियों की उत्पत्ति होती है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ और इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। यहाँ पे देखिए इसका आंसर आपको स्टार लगाया गया है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कि आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजोआ के उद्भव का प्रारंभ 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका है। ठीक है, यह हुआ है 3.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं था। ठीक, तो साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल का उद्गम हुआ है 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना गया है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 3.5 अरब वर्ष था और इसमें कहीं नहीं ऑप्शन था, इसलिए स्टार यहाँ पे दिया गया है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3 है कि आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। तो आधुनिक मनुष्य का पूर्वज हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे क्रोमैग्नान मनुष्य हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। क्रोमैग्नान
मानव आधुनिक मानव से मिलता जुलता है और यह आज के मानव के एकदम समान है। 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा था। वह पाषाण युग में रहता था और अस्थि औजारों का प्रयोग करता था और वह पशुओं की खाल को सिलकर पहनने की योग्यता रखता था और वह मनुष्य गुफाओं में रहता था और गुफा की दीवारों पर उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं और वह सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि विकास का मुख्य कारण है, तो विकास का मुख्य कारण हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पे प्राकृतिक वर्ण हो जाएगा। और यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि आज विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवंशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया गया है। आगे 5 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि विकास का कारण है। तो देखिए विकास का कारण है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन जो है विकास का कारण है। इसके बारे में आगे देखते हैं कि विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और इनमें जाति के अभ्युदय को आनुवंशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं और प्राकृतिक चयन के आधार पर समझा जा सकता है, अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन ही विकास का कारण है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न है और 6 नंबर में है यहाँ पे कि जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आवास हो जाएगा ऑप्शन आपको ये सही हो जाएगा। किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने की सटीक जगह को आवास कहते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 7 नंबर में है कि आर्कियोप्टेरिक्स है। तो आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी हो जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपको 1 हो जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 8 नंबर में है कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा कार्निवोर है। ठीक है, कार्निवोर कहलाता है। वे जानवर जो मुख्यतः मांस का सेवन करते हैं मांसाहारी कहलाते हैं, इसी को कार्निवोर कहते हैं। शेर, भेड़िया, तेंदुआ, चीता, ध्रुवीय भालू ये सभी जो श्रेणी जो में आते हैं मांसाहारी होते हैं। आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 9 में है कि रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपको ये हो जाएगा कि ऊर्ध्वपातन द्वारा रेत और नेपथलीन के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि नेपथलीन ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है, अतः रेत और नेपथलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए परिवर्तित हो जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे है वर्गीकी से प्रश्न है और यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन कि लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, यानी लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर जो एक साथ रहते हैं, तो यहाँ पे शैवाल और कवक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं और इस प्रकार की संरचना में कवक अधिक प्रभावी साझेदार होता है। कवक शैवाल को आश्रय, जल एवं खनिज प्रदान करते हैं और बदले में शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है जिसे वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार करता है और जीव विज्ञान में यह
यह कोई दो जीव एक दूसरे की मदद करते हैं तो उसे सहजीवी कहा जाता है। दोनों है कि निम्न में से संवहनी पौधों को चुनें। संवहनी पौधे को चुनिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। फर्न जो है यह आपको संवहनी पौधा है। चलिए आगे इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। यहाँ पे है कि फर्न एक अपुष्पक संवहनीय पौधा है। संवहनीय पौधा उन पौधों को कहा जाता है जिसमें जल और खनिजों को भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए लिग्नित ऊतक पाए जाते हैं। यहाँ देखिए कि लिग्नित ऊतक पाए जाते हैं, इसीलिए इसे संवहनीय पौधा कहा जाता है। ठीक है, और यह अपुष्पक यानी अपुष्पक संवहनीय पौधा होता है फर्न जो है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 3 नंबर में है कि स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा निम्नलिखित शैवालों में से किसका एक उदाहरण है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हरा शैवाल का हो जाएगा। ठीक है, हरा शैवाल इसका हो जाएगा। स्पाइरोगाइरा हरा शैवाल का एक उदाहरण है और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, अतः यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं अपना भोजन बनाता है और दुनिया भर में इसका 400 से अधिक प्रजातियां हैं स्पाइरोगाइरा का। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं 4 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, डायटम जो है शैवाल का उदाहरण हो जाएगा, डायटम। आगे यहाँ पे देखा जाएगा इसके बारे में कि डायटम एकल कोशिका वाला शैवाल है और यह कांच से बने घरों में पाया जाता है और यह पारदर्शी ओपलिन सिलिका से बने कोशिका भित्ति वाले एकमात्र जीव है जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, डायटम। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। देखिए प्राणी जगत में सबसे बड़ा जो संघ है वह आपको अर्थोपोडा हो जाएगा। ठीक है, अर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ हो जाएगा। चलिए आगे इसके बारे में देखते हैं कि संघ अर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है और पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रजातियों में लगभग 2/3 प्रजाति अर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आती है। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। तो देखिए यहाँ पे लाल रक्त कणिका विहीन जंतु इसमें से कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन हो जाएगा आपको केचुआ। ठीक है, यानी ऑप्शन आपको बी हो जाएगा सही। केचुआ में लाल रक्त कणिकाओं का अभाव होता है। आगे देख लेते हैं 7 नंबर में है कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सामर्थ्य है वह है इसमें से। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखिए सी हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा जो है यह सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने की क्षमता रखता है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने की क्षमता रखता है। आगे यहाँ देखते हैं कि कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पर्णहरित जो है यह कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। कवकों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है और इस कारण अब इसे पादप वर्ग में नहीं रखा जाता है, हालांकि पहले इन्हें पादप वर्ग में रखा जाता था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। ठीक है, इसके क्या कहते हैं? यहाँ देखिए म्यूट्यूअलिज्म कहा जाता है। जो शैवाल और कवक के मिलने से जो लाइकेन बनता है जिसे कहा जाता है म्यूट्यूअलिज्म कहा जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है अब कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है जिसके कारण मर जाती है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में कि हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन है तथा पानी में भार की तुलना में लगभग 0.5 से 0.9% तापमान पर निर्भर करते हुए माने ऑक्सीजन है इतना यह आपको पानी में भार की तुलना में, किंतु अधिकतर मछलियां यदि पानी से बाहर निकाल दी जाए तो O2 की कमी से होने वाली घुटन के कारण मर जाती है। इसका कारण यह है कि जब पानी में बहाव के साथ साथ गैसों का आदान प्रदान भी हो
जाता है। पतले चपटे गलफड़े एक गीले कागज की भांति कार्य करती है। पानी से बाहर निकालने पर ये सब गलफड़े आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि आपस में सभी सट जाते हैं, जिसके वजह से यह ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण सतही क्षेत्र कम हो जाता है और घटे हुए सतही क्षेत्र के कारण गैसों का आदान प्रदान कम हो जाता है और मछलियों की मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानता है, तो यह गंध से पहचानता है। ठीक है, मधुमक्खी पहचानता है कि हमारा इसी, जिससे सभी का अलग अलग कॉलोनी होता है, सभी को देखेंगे मधुमक्खी की छत्ता लगे हुए होता है, तो सभी जो है अपने अपने गंध से अपने अपने छत्ते की ओर जाते हैं। ठीक है, ये न कि इसका छत्ता ये है और इसके में चले जाएगा, वैसा नहीं होता है। आगे यहाँ पर देखते हैं वह गंध के कारण होता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि लगभग सभी पक्षियों में सूचनाओं के आदान प्रदान करने की विधियां होती है और ये दृष्टि, आवाज़, स्पर्श अपने गंध द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खियां भोजन की दिशा तथा उसके स्रोत को बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं करती है, जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती है। आगे यहाँ देखते हैं कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो यह ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, स्तनी में। डॉल्फिन जो है स्तनी क्षेत्र में आते हैं। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं, डॉल्फिन स्तनपायी जलीय जंतु है। डॉल्फिन की अनेक उपजातियाँ पाई जाती है। इसमें से गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 13 प्रश्न है कि मेढक और टोड निम्नलिखित में से किस उभयचर के उदाहरण है। मेढक और टोड जो है यह ऑप्शन सी हो जाएगा, अनूरा का हो जाएगा। ठीक है, अनूरा का हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं कि ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, द्विगुणित होता है। ठीक है, द्विगुणित हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, अब यहाँ पर देखिए कोशिका से संबंधित प्रश्न होगा और 1 नंबर में देखते हैं कि कोशिका का शक्ति स्रोत है, तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, कोशिका का जो शक्ति स्रोत कहिए, शक्ति गृह कहिए या इसको पावर हाउस कहिए, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। आगे इसके बारे में समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल के अलावा सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए कलायुक्त कोशिकांग है और इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति स्रोत है। आगे 2 नंबर प्रश्नों में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। किसका कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो यह आपको हो जाएगा, ऑप्शन आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि विषाणु वायरस में कोई कोशिका में एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, जो यह विषाणु में एंजाइम नहीं होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है और जिसका शाब्दिक अर्थ विषाणु है और ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड है। विषाणु जो है पोषक कोशिकाओं के बाहर न तो कोई जैव विक्रिया कर सकता है और न ही इसका द्विगुण हो सकता है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 3 नंबर में है कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है, तो यह हो जाएगा जल हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 4 नंबर में है कि निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा कि कोशिका झिल्ली। देखिए यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कोशिका झिल्ली आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि उपयुक्त प्रश्न में आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाए जाने वाला तत्व कोशिका झिल्ली में कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा धीरे रहते हैं और इसी झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली
अर्ध पारगम्य होता है। कोशिका झिल्ली कैसा होता है, तो यह अर्ध पारगम्य होता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग अनुवांशिकता देखेंगे, ठीक है, सॉरी अनुवांशिकता देखेंगे। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो यह आपको हो जाएगा सी हो जाएगा कि लैंगिक जनन पर है। किस पर है, लैंगिक जनन पर है। आगे 2 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किस से संदर्भित करता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अनुवांशिकी से संदर्भित है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न है, 3 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्राकृतिक के युग बनाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति के कारण ही क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण यही है जो उसे स्व प्राकृतिक के युग बनाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रकृति के युग बनाता है। और विदित तो हो कि क्लोरोप्लास्ट सभी हरे पौधे कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और इसकी संख्या 1 से 1008 तक हो सकती है और यह दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है। आगे है 4 नंबर में है कि डीएनए की खोज किसने किया। डीएनए की खोज किसने की है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको ई है, ठीक है, यहाँ पे ई है और इसके बारे में हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंसन तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1869 में स्विस रासायनिक शास्त्री फ्रेडरिक मिक्सर ने किया था। यहाँ पे देखिए डीएनए का खोज जो बताया जा रहा है कि 1869 में किया गया था और फ्रेडरिक मिक्सर के द्वारा किया गया था। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लिन कहा था, ठीक है, क्या कहा था, न्यूक्लिन कहा था। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, तो यह डीएनए हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशानुगत के अध्ययन को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा अनुवांशिकी कहा जाता है। आगे 7 नंबर प्रश्न है कि डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया, ठीक है, अंतः पात्र में बनाया, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको हो जाएगा कि आर्थर बोर्न वर्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं कि डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई, तो देखिए यहाँ पे डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किया गया था, तो यह किया गया था जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए जेम्सन वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स यानी कुंडलीकार विन्यास की खोज की थी और इस खोज के कारण 1961 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा मॉरिसस विलिंग्स को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पे जैव उर्वरक से संबंधित प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 देखते हैं कि कीट संवर्धन क्या है। कीट संवर्धन क्या है, तो कीट संवर्धन हो जाएगा, ऑप्शन आपको 1 हो जाए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को कीट संवर्धन कहा जाता है। आगे यहाँ पे देख लीजिए कि कीट संवर्धन कीटों जैसे केंचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केंचुआ कृषकों का मित्र यानी कृषि का मित्र केंचुआ होता है और भूमि की आंत भी कहा जाता है। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थ से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक होता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 2 नंबर में है, यहाँ पे 2 नंबर में है
कि कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें ऑप्शन यहाँ पे सी से है कि कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 3 नंबर का कि यहाँ पे है कि निम्न में से जैव उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपको, यहाँ पे बी हो जाएगा कि 1 और यहाँ पे 2 हो जाएगा कि माइको रीजल फंगी हो जाएगा और 2 में हो जाएगा ब्लू ग्रीन शैवाल हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न में हो जाएगा कि गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन का करेंगे। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है जो यूरिया में मिलता है। आगे यहाँ पे 5 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि अर्थनीति की, कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है। तो यहाँ पे देखिए अर्थनीति की हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करके कम भूमि पर अधिक फसलों और पौधे का उत्पादन कर सकते हैं और ये उत्पादकता में 40% की वृद्धि करने में मदद करते हैं। और कीटनाशक जल संसाधनों, उर्वरकों और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों जैसे अन्य कृषि उपकरणों के लाभों को अधिकतम करने में भी मदद करता है। आगे यहाँ पर देखते हैं मानव शरीर की एवं क्रिया विज्ञान है। ठीक है, मानव शरीर की एवं क्रिया विज्ञान, और इसमें कई पार्ट में है तो ये सभी हम लोग देखेंगे पार्ट बाई पार्ट। जैसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंकाल व मांसपेशी तंत्र है। ठीक है, कंकाल व मांसपेशी है तंत्र देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और मोड़े जा सकते हैं वे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको सी हो जाए, कार्टिलेज है। ठीक है, वह जो कंकाल का हिस्सा है जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं है और मोड़े जा सकते हैं उसे कार्टिलेज कहा जाता है। आगे इसके बारे में समझ लेते हैं। उपास्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। परिणाम स्वरूप हड्डियों के बीच घर्षण कम हो जाता है। उपस्थिति नाक, कान, कंठ, श्वास नली में भी उपस्थित होती है। चलिए 2 और प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर की मांसपेशियां के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है ए वाला कि मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, यह इसमें गलत है। आगे यहाँ पे देखते हैं कि मांसपेशियां जोड़ों में काम करती है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है। उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए यहाँ पे जो आपको ए वाला है यही इसमें गलत है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे इसके बारे में समझ लेते हैं कि मांसपेशियाँ एक व्यक्ति के चलने, बोलने, खाने आदि काम में सहायक होती है और यह दिल की धड़कन, स्वास्थ्य और पाचन को नियंत्रित करती है। तापमान विनियमन और दृष्टि सहित कई अन्य कार्य भी पेशीय प्रणाली पर निर्भर करती है। मांसपेशियां जोड़ी में कार्य करती है और सिकुड़ने पर छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 3 और प्रश्न है और 3 और में है कि मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन आपको ये हो जाएगा कि एक्सटिन और मायोसिन हो जाएगा। एक्सटिन और मायोसिन जो होता है यह मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न में है। 4 में है कि मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है। तो उपकला जो है किसमें पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे आपको यहाँ है कि इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसके बारे में देख लीजिए कि
उपकरण ऊतक एक महीन और चिकनी झिल्ली है जो शरीर के भीतरी समस्त अंगों के बाह्य पृष्ठों को आच्छादित किए हुए है। उपकला ऊतक शरीर के विभिन्न अंग जैसे जिह्वा, वृक्कनली, लार ग्रंथि, संवेदन ग्रंथि, अग्न्याशय, फेफड़ा, नाक, कान में पाया जाता है। यह उपकला ऊतक। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं 5 नंबर में कि वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियाँ की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या की लगभग कितना प्रतिशत होती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 50% होती है। आगे यहाँ पर समझ लेते हैं कि वयस्क मानव में सभी हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, जबकि प्रत्येक हाथ में कुल 27 और प्रत्येक पैर में कुल 26 हड्डियां होती है। और इस प्रकार हाथों और पैरों की हड्डियों की कुल संख्या 106 होती है, जो कि सभी हड्डियों की कुल संख्या 206 का लगभग 50% होती है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा और ऑस्टियोलॉजी होता है। ठीक है, देखिए ऑस्टियोलॉजी याद रखिएगा, अस्थि माने हड्डी होता है और ऑस्टियोलॉजी इसको कहते हैं, हड्डियों के अध्ययन को। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 7 नंबर प्रश्न है कि कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपको हो जाएगा कि बी हो जाएगा। ठीक है, 31 जोड़ी जो है कशेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिका कोशिकाएं होती है, तो कितने 31 हो जाएगा। आगे 8 नंबर को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांतें 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो है वह मनुष्य के 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत केवल 1 बार विकसित होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आंसर नहीं बताया गया है इसका। देखते हैं कि एक वयस्क मानव कंकाल में औसतन 206 अस्थियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 29 होती है, जो कि कहीं दिया नहीं गया है। ठीक है, और इनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर और मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती है तथा शेष 14 हड्डियां चेहरे की होती है और 6 जो है मध्य कर्णों की तथा एक जो होता है हायोइड होता है नामक ग्रंथ अस्थियां होती है। ठीक है, हायोइड होता है, तो इसीलिए यहाँ पे कुल मिलाकर के 29 हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 10 का है प्रश्न कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है। तो मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है वह ठोस होती है। कैसी होती है? ठोस होती है। आगे देख लेते हैं कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या है लगभग। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे डी हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जैसे 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर की हड्डियाँ होती है, तो इसमें जो दिया गया कोई भी सही नहीं है। यहाँ पे होना चाहिए था कम से कम 206 भी होना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 12 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है अवशेषी नहीं है कि सामने वाले चपटे दांत कृंतक, यह अवशेषी नहीं है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि जीवधारियों में आकारिकीय एवं शारीरिकी अध्ययन से हमें अवशेषी अंगों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है और यह एक ऐसा अंग है जो क्रियाहीन प्रतीत होता है, पर इस पूर्वज के क्रियाशील अंग के समजात दर्शाया जा सकता है। उदाहरणार्थ मनुष्य के वृहद आंत में उपस्थित कृमि रूप परिशेषिका एवं आँख की निमेषक झिल्ली परिशेषिका शाकाहारी रूमिनेट स्तनपायी प्राणियों में क्रियाशील होती है।
13वां है कि मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। देखिए मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला इसमें कंडरा हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। ठीक है, कंडरा जो होता है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। एक हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला होता है, एक हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको स्नायु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले को टेंडन कहते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 14 का कि कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ डैश में भी पाया जाता है, तो यहाँ पे नितंब हो जाएगा। ठीक है, नितंब जो है कि कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ नितंब में भी पाया जाता है, ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। आगे 15 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि निम्नलिखित में से डैश हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन आपको ये हो जाएगा कि त्वचा काम करता है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर में है कि एस्टेपेडियस है एक, तो यह क्या हो जाएगा, एक यह हो जाएगा कि मांसपेशी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पाचन तंत्र से संबंधित प्रश्न होगा, और यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि मानव शरीर में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का करता है इंसुलिन। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 2 नंबर प्रश्न में है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि ग्लाइकोजन के रूप में यह ऊर्जा संरक्षित रहता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा शुगर वसा प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है, और शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो एक सरल शर्करा है, और यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है, और यकृत व मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। आगे 3 और प्रश्न है यहाँ पे कि आंत ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो यह ऑप्शन डी हो जाएगा कि ये आंत ज्वर जो है यह आंत को ही प्रभावित करता है। आगे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए टाइफाइड चाहे हैजा होगा वह आंत को प्रभावित करेगा, टीबी प्लेग और निमोनिया हो जाएगा जो फेफड़ा करेगा, टेटनस और कोढ़ जो होता है वह तंत्रिका तंत्र को, और डिप्थीरिया और काली खांसी जो हो जाएगा यह श्वास नली को प्रभावित करेगा। आगे यहाँ पर 4 नंबर प्रश्नों को देख लेते हैं कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यह होता है यकृत प्रभावित होता है, यकृत होता है लीवर प्रभावित हो जाता है। आगे यहाँ देखते हैं एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, तो एंजाइम लाइपेज का जो स्रोत है यह हो जाएगा अग्नाशय हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे यहाँ पे 100 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, तो मुंह में जो भोजन के साथ मिलता है वह इसमें हो जाएगा आपको एमाइलेज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एमाइलेज हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न है, और 7 में है कि कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है, तो यह ऑप्शन सी हो जाएगा कि पीछे का भाग जो है कड़वाहट के लिए संवेदनशील हो जाएगा। मानव जीभ का अग्र जो छोर है वह मीठे के लिए है, पश्च भाग जो है कड़वे के लिए, और पार्श्व किनारे जो है वह खट्टे के लिए है, और अग्र छोर और किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है, तो यह ऑप्शन आपको सी हो जाएगा अग्नाशय जो ऐसी यह ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न में है। 9 नंबर में है जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से जीभ से स्वाद नहीं है। ठीक है, जीभ के स्वाद इसमें से कौन नहीं है, तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन आपको डी हो जाएगा कि 4 और यहाँ पे जो 7 है यानी मसालेदार और तीखा, यह जो है जीभ का स्वाद नहीं है। बाकी आपको मीठा नमकीन और यहाँ पे उमामी हो जाएगा, कड़वाहट हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, सभी है।
बाकी यह जो 7 और 4 वाला नहीं है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। अब विटामिन एवं पोषण से संबंधित प्रश्न होगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। तो मुख्य कार्बोहाइड्रेट जो हो जाएगा, यह जो है मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, चावल हो जाएगा, चावल हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि उपयुक्त विकल्प में चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होगा। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है और चावल साधारण खाद्य पदार्थ की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। चलिए आगे 2 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि मानव शरीर में होती है। तो मानव शरीर में यहाँ पे देखिए लगभग 70% पानी होती है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि पेलाग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो पेलाग्रा जो होता है यह विटामिन B3 के कमी के कारण होता है। ठीक है, विटामिन B3 और B3 को नियासिन कहते हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि कोबालामिन निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है। तो कोबालामिन जो हो जाएगा, यह नाम किसका हो जाएगा, यह B12 का है। ठीक है, B12 को कोबालामिन कहा जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होता है, यह विटामिन के होता है। ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं 6 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि D2 जो है इसको अर्गो कैल्सीफेरॉल कहता है। ठीक है, D2 को। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए विटामिन D2 को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 को कोली कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ यानी D3 को कोली कहेंगे और यहाँ पे D2 को अर्गो कहेंगे। ठीक है, अर्गो कैल्सीफेरॉल और D3 को कोली कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और विटामिन विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्य को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडे की जर्सी मछली के तेल आदि में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग वरिकेटस हो जाता है। चलिए आगे 8 9 प्रश्नों को देखते हैं कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित तो होता है, तो यह यकृत में होता है भंडारित। चलिए आगे यहाँ 9 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी जो दिया गया है सुमेलित। टोकोफेरॉल जो है बेरी नहीं, टोकोफेरॉल जो हो जाएगा यह क्या होता है, टोकोफेरॉल से होता है नपुंसकता होता है। ठीक है, जनन क्षमता से संबंधित यह टोकोफेरॉल हो जाएगा। और टोकोफेरॉल जो विटामिन ई होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे जो दिया गया है कि रेटिनॉल जो है जीरोपथैल्मिया यह सही है। और साइनोकोबालामिन जो है रक्त लापता हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अर्गो कैल्सीफेरॉल जो है रिकेटस होता है, जो यह D2 का नाम है। ठीक है, अर्गो कैल्सीफेरॉल। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 10 नंबर में है 10 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको जो ई दिया गया है इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से सब, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से सभी सही है। ठीक है, यहाँ पे जो विटामिन के जो है एफ्ला से यह जो स्रोत है सही है। और विटामिन ई का गेहूँ अंकुर तेल से यह स्रोत प्राप्त होता है विटामिन ई का। और विटामिन डी जो है कॉड यकृत तेल से भी मिलता है या सूर्य के प्रकाश से भी मिलता है। और यह जो संतरा से जो विटामिन सी प्राप्त होता है, लेकिन कुछ अंश जो है विटामिन B1 का भी प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो ई सही हो जाएगा, यानी एक से अधिक हो जाएगा इसका। यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल्स में कि सूर्य का प्रकाश एवं कॉड यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत है। और गेहूं अंकुर तेल जो है
यह विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि एफला से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है तथा इसमें इसमें विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, अतः विकल्प जो है ई सही इसका होगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है तो B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से होता है तो विटामिन सी से कमी से होता है स्कर्वी रोग हो जाता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं इंसुलिन है, तो इंसुलिन क्या है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि इंसुलिन एक प्रोटीन है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 14 का है कि अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो अधिकतर जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 15 का है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो इसका सही हो जाए कि एंजाइम जो है उत्तरदायी पदार्थ होता है। आगे यहाँ पे 16 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है वह होता है ऑप्शन सी होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि दूध किसका घटिया स्रोत है, तो दूध में विटामिन सी नहीं प्राप्त होता है, इसलिए सी हो जाएगा सही। आगे यहाँ पर 19वें प्रश्नों को देखते हैं कि निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी जो है सही है, मलेरिया जो है क्लोरोक्वीन हो जाएगा। ठीक है, यह आपको सही सुमेलित हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखते हैं स्कर्वी जो है थायमिन, यह गलत हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस से ATS हो जाएगा, यही ट्यूबरकुलोसिस जो हो जाएगा TB से होता है, इसीलिए सभी गलत है और बाकी यहाँ पे आपको डी सही हो जाएगा इसका। आगे यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखिए BCG का टीका जो है तपेदिक से बचाव के लिए लगाया जाता है और मलेरिया के उपचार हेतु एराबिन या क्लोरोक्विन इत्यादि का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। और स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला रोग है, जबकि थायमिन को विटामिन B1 के नाम से जाना जाता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 20वां प्रश्न है कि निम्न में सबसे मीठी चीनी है, तो सबसे मीठी जो चीनी हो जाएगा वो फ्रुक्टोज हो जाएगा, ऑप्शन आपको ये सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 21वां प्रश्न है कि शर्कराओं में सबसे मीठा है, तो शर्कराओं में सबसे जो मीठा हो जाएगा फ्रक्टोज हो जाएगा। आगे है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसके कमी के कारण होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि का रोग उत्पन्न होता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि विटामिन ए उपलब्ध होता है, तो विटामिन ए जो होता है वह गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी वगैरह बीमारी होती है। आगे यहाँ देख लेते हैं विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वह गाजर होता है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं खमीर का उपयोग के उत्पादन में किसके उत्पादन में किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाए शराब, खमीर का उपयोग शराब के उत्पादन में किया जाता है। आगे यहाँ पर देखिए श्वसन तंत्र है और यह जो आपको प्रश्न हो जाएगा श्वसन तंत्र का नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा।